हाय, मैं निखिल कुमार नित्य। आज मैं मिलने आया हूँ सत्या मैम से, जिन्होंने 15 पीएचडीओ में लोगों की हेल्प की है। एंड वो खुद भी एक पीएचडी स्कॉलर है और एक लाइफ कोच है। सत्या मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ मैम, गुड। एंड मैम, मैं आपसे पर्सनली इससे मिलने आया था क्योंकि मैं थोड़ा जानना चाहता था कि आजकल की जो लोगों की लाइफ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आजकल जो लोगों की लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रेस्ड है। सबके पास बहुत सारा काम है। बहुत मतलब कॉर्पोरेट में जो भी जॉब करता है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। और उसके अलावा जो घर पे मतलब लोग मतलब मैं बोलती हूँ कि वो एक टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। तो एक सिपाही है, जैसे उसे आप भेजते हो एक जगह पे लड़ने के लिए, लेकिन हम उससे बड़े सिपाही हैं, बिकॉज वी आर फाइटिंग एट मैनी फ्रंट्स एट सेम टाइम। घर के अलग प्रॉब्लम्स है, ऑफिस के अलग प्रॉब्लम्स है, बच्चों की पेरेंटिंग की इश्यूज है, सोशल इश्यूज है। या और और मैम, ये जानना चाहता हूँ कि दो तरीके से, अगर एक फैमिली में लड़का है और लड़की है, तो लड़की को लोग आजकल घर में दबा के रखते हैं, ज्यादातर गाँव में क्या होता है कि लड़के को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं पढ़ने के लिए, एंड लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे या भेजेंगे नहीं, या ऐसा करते हैं कि 10th करा देंगे, 12th करा देंगे, देन जो हायर एजुकेशन है वो नहीं कराते हैं। मैम, उस मतलब पेरेंट्स को ऐसा क्या आप समझाना चाहोगे? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लड़के और लड़की की एजुकेशन में फर्क करते हैं। तो लड़की की चाहे जरूरी, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ये है कि क्या करना है पढ़ के, नौकरी थोड़ी ना करनी है, हमें नहीं नौकरी करानी लड़की से। तो सबसे पहले आपके माइंड सेट ये चेंज होना चाहिए कि जो पढ़ाई होती है ना वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती। एक कहावत भी है कि अगर लड़का पढ़ता है तो वो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन अगर लड़की पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है। बिल्कुल मैम। तो जब अगर माँ पढ़ी होगी, आजकल आप देखो ना कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कितने अवेयर है। तो अगर एक मदर पढ़ी हुई है तो वो जब लड़की पढ़ी हुई है तो वो अपने बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ा सकती है, हैंडल कर सकती है। फिर जो शिक्षा है ना वो हमारे दिमाग खोलती है। शिक्षा का पर्पस सिर्फ जॉब नहीं है। शिक्षा का पर्पस है आपको बहुत सारी चीज़ों, आपका सोचने की शक्ति बढ़ाना, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना। तो सबसे पहले तो अगर ये सोच बदलोगे कि जॉब कि पढ़ाई किस लिए करनी है, जॉब के लिए नहीं करनी है, कि उनका करके ही होता है कि हमने कौन सा जॉब करा, बिल्कुल मैम। है ना। तो अगर ये पेरेंट्स अगर ये सोचे कि लड़की अगर पढ़ेगी तो पूरे परिवार को पढ़ाएगी, चीज़ों को डिफरेंटली हैंडल करेगी, प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली हैंडल करेगी, उसकी सोच अच्छी होएगी, तो इसलिए लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मैम, जैसा कि मैं आपसे मिला और मैंने एक चीज जानी कि आप अपनी लॉन एंड कैटरिंग का भी काम करते हो। मैम, ये मैनेज कैसे करते हो आप? टीम है, टीम को मैनेज करते हैं, टीम करती है, मैं तो कुछ नहीं करती। मैं तो यहाँ बैठी रहती हूँ बस। तो मैम, ये आइडिया कैसे आ जाता आपके पास? इसके लिए जोक सुनाती हूँ कि एक ना पर्सन कोई तालाब के पास में खड़ा रहता है बंदा, तो एक बच्चा गिर जाता है तालाब में, बचाओ बचाओ शोर मचा रहा होता है। तो एक दूसरा आदमी उसमें ना कूद के उसको बचा के लाता है, सब बड़ी शाबाशी देते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो कह रहा है कि आपको कैसी प्रेरणा मिली कि आप इसको बचाओ? कह रहा नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि धक्का किसने मारा। यही है कि किसी ने मतलब धक्का मार धक्का दिया? मार दिया मेरे को। मैं जो अकेडमिशियन थी, मैंने सारी जिंदगी किताबें पढ़ाई हैं। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, उसके बाद से मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ भी मैं अपनी कोचिंग्स कराती रही। उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनली अपना स्कूल शुरू किया, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक के सभी कोर्सेज की हम लोग कोचिंग करवाते थे। मैथमेटिक्स रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन बस इवेंचुअली समय ऐसे बदला कि बस मैं तालाब में कूद गई, किसी ने धक्का मारा। तो मैं इस ग्रेट मैम, ग्रेट। बट मैं अच्छे से कर रही हूँ। मैम, और आपने तथास्तु फाउंडेशन की अभी स्टार्टिंग की है और आप काफी 2 से 3 सेमिनार्स भी कर चुके हो जिसमें 300 से 400 बच्चे। ये तथास्तु फाउंडेशन की शुरुआत आपने कैसे की? ये एक्चुअली मैं पहले स्कूल चलाती थी, मैंने 10 साल अपना स्कूल चलाया। और एकेडमिक्स तो मतलब मेरे ब्लड में है, टीचिंग मेरे ब्लड में है। मुझे मतलब भगवान ने बनाया है कि मैं ये करूँ। और मैं कभी भी, चाहे मैं किसी भी बिजनेस में रहूँ, लेकिन टीचिंग मेरा पैशन है।
वाह। ठीक है ना। तो अब तथास्तु फाउंडेशन क्या था, जैसे हम लोग काम करना चाहते हैं जो बच्चे ऑटिज्म या फिर सेरिब्रल पॉलिसी जिन बच्चों को है, तो हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये सब मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और आज के टाइम में देखो कितने लोग परेशान हैं। बिल्कुल मैम। पढ़ाने वाले स्कूल्स बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत हैं, लेकिन लाइफ का एजुकेशन देने के लिए बहुत लोग कम है। बिल्कुल। लोगों को गाइडेंस चाहिए। देखो आजकल कितने केसेस हो रहे हैं, बच्चे अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं। तो उनको एक सही गाइडेंस देनी जरूरी है। तो बस एक छोटा सा प्रयास है कि हम, अगर हमारी वजह से कोई एक पर्सन भी अपनी जिंदगी जिसकी बच जाए या अपनी जिंदगी में सही रास्ता पकड़ ले, बस यही हमारा मोटो है। वेरी नाइस मैम। एंड मैम मैंने हमने जो स्टार्ट किया है ओशोम, ओके। आई मीन कहने का मतलब ओशो का मैसेज, जिसमें मैं आप जैसे लोग काफी काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड माइंड ट्रेनर, ये सभी लोगों को मैं ऐड कर रहा हूँ। और उन लोगों को ऐड कर रहा हूँ, चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल का कोई इंसान हो, तो जो तर्क पे बात करे और जो मतलब कुछ नया यूनिक सा बोले, उसके लिए मैंने एक ओशो बनाया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा प्रयास है कि आप ये कर रहे हो। ओशो के मैसेज, ओशो से किसी ने पूछा कि भाई लोग आपके नाम से आपकी बात करते हैं लेकिन आपका नाम नहीं लेते हैं। ओशो का जवाब था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैसेज तो मेरा ही जा रहा है ना अल्टीमेटली। बिल्कुल। अभी जितने भी आपने लोगों को देखा होगा पॉडकास्ट के अंदर, बहुत लोग पॉडकास्ट करते हैं और ओशो की लाइफ को डिस्कस करते हैं। ओशो में जी, लोग ये कहते हैं कि ओशो को सेक्सुअलिटी से जोड़ते हैं। हाँ, तो मैम मुझे नहीं लगता है, और आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है? देखो सेक्स, आप अगर ओशो ने कहा है, इस प्रकृति को देखो, इस नेचर को देखो। यहाँ प्लांट्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें फल लगते हैं, पहले फूल लगते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं। ये क्या है? ये भी तो मतलब प्रकृति क्या कर रही है, हमेशा नया। तो सेक्स क्या है? सेक्स है जब हम एक नए प्राणी को, नए जीव को, रिप्रोडक्शन को हम कर रहे हैं। तो सभी पूरा प्रकृति को देखो तो वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में है। बिल्कुल मैम। तो इंसानों के लिए ये टैबू क्यों बनाना है ना? तो ये एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। और उसको हमने, जैसे अगर कहीं लिखा हो कि यहाँ ये पेंट किया है, इसको हाथ मत लगाना, तो लोग क्या सच में हाथ लगा के देखते हैं? बिल्कुल मैम। क्यूरियोसिटी होती है ना। या तो जिस चीज को आप रोकोगे कि ये मत करना, तो सब लोग वही करेंगे। आपके दिमाग में तो सबके यही चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि दो ही मार्ग है, दमन का और भोग का। दमन करोगे तो सारी जिंदगी परेशान रहोगे, बिल्कुल, और भोग करोगे तो उससे छुटकारा मिलेगा। छुटकारा मिलेगा। और जो उनकी सबसे विवादित किताब है, वो तो सिर्फ वो उनकी जो पर्सनालिटी थी ना, वो थोड़े से थे गड़बड़ वाले आदमी, उनको मजा आता था कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में। बिल्कुल मैम। तो इसलिए उसका नाम रख दिया उन्होंने, सेक्स क्या वो, संभोग से समाधि तक। अगर इस किताब का नाम होता कि मूलाधार से सहस्त्रार तक, तो बहुत ज्यादा फेमस होती। नहीं फेमस अब भी ज्यादा फेमस तो अब भी है। नहीं होती बीच में, तब शायद फेमस नहीं होती। अच्छा जी। उन्होंने जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करी कि हमेशा, जो उन्होंने कहा कि जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो मूलाधार पे होती है। जो हमारे 7 चक्र हैं बॉडी के, मूलाधार से अगर सहस्त्रार तक इसका नाम होता तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो बाकी किताबों की तरह भी ये किताब भी फेमस नहीं होती। इसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि आप, जो हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। यहाँ तक मूलाधार होता है जो बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट होता है, वहाँ मूलाधार होता है। एनर्जी वही, कुंडली वही सुन रहती है। तो कैसे कुंडलिनी को हम जो है वो जगा के ऊपर तक लेके आए अपने लक्ष्य को। तो ये बड़ा साइंटिफिक किताब है कि आप कैसे उस एनर्जी को ऊपर अपने सहस्त्रार तक लेके आए और आप एनलाइटमेंट अचीव करें, द हाईएस्ट गोल ऑफ आवर लाइफ। बस वो एक खुद, क्योंकि उनको कंट्रोवर्सीज पसंद थी, वो चाहते थे कि लोग उनके बारे में बात करें, शरारती थे, शरारती वो बचपन से थे। बचपन से थे। तो वो तो बहुत सारे किस्से हैं उन्होंने कि अपने टीचर्स को बहुत तंग किया, हाँ, टीचर्स को दिए। अपने गांव के पंडितों को तंग तंग किया, प्रधान को तंग किया। मतलब वो हर किसी से पंगा लेते थे, हर अपने कॉलेज के प्रोफेसर तक को वो, कॉलेज के प्रोफेसर कहते थे कि आप क्लास में मत आया करो,
हम आपको फुल अटेंडेंस देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप आओगे क्लास में तो क्लास में तुम पढ़ने दोगे नहीं किसी को, ना खुद पढ़ोगे। और वो खुद वो उन्होंने जो उन्होंने वो गोल्ड मेडलिस्ट थे एमए फिलोसफी उन्होंने किया था, तो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उन्होंने जो हो सकता था जो उनके प्रोफेसर उनको जीरो भी दे देते हैं, क्योंकि वो कह रहे कि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ जो दूसरे फिलोसफर से, मैं अपनी बात लिखूंगा। और जहाँ पे वो जॉब करते थे तब भी वहाँ पे उनके पंगे हो। तो इसलिए वो एक मतलब एक उनका जो स्वभाव था ना विद्रोह करने का, वो डरते नहीं थे किसी से। ये इसीलिए वो वाली वो कितनी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उन्होंने हर एक इतने सारे टॉपिक्स पे बोला है, महात्मा बुद्ध पे बोला है, लाओ त्से पे बोला है, च्वांगत्सु पे बोला है, बोधि धर्म पे बोला है, जैन क्या उन्होंने है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है मेरे ख्याल से, जहां तक मैं जानता हूँ बस उन्होंने एक एक टॉपिक पे बात की है, चाहे वो गीता हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो। उन्होंने सारे धर्मों के जितने भी बड़े बड़े जितने धर्म हुए हैं, ये यहूदी धर्म पे बोला है, मोहम्मदन पे बोला है, ईसाइयों पे बोला है, हिंदुओं पे बोला है, सिखों पे बोला है, सब पे जैन बोला पे बोला है, जितने भक्ति रस के जितने भी हुए, सहजो भाई, रहीम, पलटू और मीरा भाई, कबीर, कबीर के तो बड़े फैन थे, उनकी है। सारी हाँ, किताबों के टाइटल्स मैंने कबीर के दोहों पे ही रखे। बिल्कुल। हम्म, बड़ा अच्छा है, शुरू करो कि उनका मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने सारी परंपराओं को दोबारा से जीवित कर दिया। जी मैम, तो मैं यही तो चाहता हूँ कि आजकल लोगों को ओशो को ना मैम गलत वे में लोग ले जा रहे हैं, लेकिन क्या जिनका दिल टूट जाता है, हम्म। जिन अभी यंगर्स का दिल टूट जाता है वो ओशो की तरफ जाते हैं, ओशो को बहुत सुनते हैं मैम। तो उससे क्या, ओशो मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है। तो ओशो बहुत काम करते हैं, बहुत यूनिक, मतलब वहां पे बहुत एकदम फिट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को गम से निकाल लेते हैं। अच्छा। ओशो ने कहा कि क्या हुआ वो चली गई तो, हम्म, भाई किसी अगर बाबा और साधु के चक्कर में आ गया तो तू अपना आनंद खो देगा, हम्म, तो वहां तो तुझे जाना ही नहीं है। एक काम कर, दोबारा प्यार कर, दोबारा आनंद ले। तो ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो बस मैं ओशोम को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि लोग तर्क करना सीखेंगे ना मैम, तो बहुत आगे बढ़ेंगे हम। हम्म। तो तर्क करने के लिए मैंने तर्क के साथ ना, तर्क और विद्रोह में थोड़ा सा बहुत ही बारीक फर्क होता है। तो होश भी जरूरी है। बिल्कुल मैम। ये हमें हर बात पे तर्क करना है। मम्मी ने कहा कि आज भिंडी बनाई है, तुमने नहीं तो मैं तो भी खाऊंगी, वो तर्क गलत है। वो तो बेवकूफी होगी। तो तर्क का मतलब ये नहीं है कि हर चीज का विद्रोह करना नहीं, विद्रोह तो बिल्कुल नहीं। है। हाँ, आप तो सबको साथ लेके चलना है ना। और ओशो सब ओशो नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल कि नहीं। उन्होंने सबके साथ पंगे लिए, सबके साथ उन्होंने इस तरीके से कि हर चीज का उन्होंने विद्रोह किया, हर चीज का उन्होंने काटा, हर तर्क को काट दिया कि नहीं ये ठीक नहीं तो ये ठीक है, ये ठीक नहीं तो ये ठीक है। लेकिन हम ओशो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रहना तो हमें समाज में है ना। बिल्कुल मैम। तो समाज की मान्यताओं को मानना भी जरूरी बिल्कुल। है ना। तो जैसे आजकल लोग चल रहे हैं कि जी हम अपनी मर्जी से चलेंगे, तो या तो फिनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। वो तो है नहीं, पहले तो मम्मी पापा से लेंगे, हम्म। तो फिर वो कह रहा जी हमें हमें जो हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो। करेंगे एक्सेप्ट तुम्हें भी जैसे हो, बट पहले काबिल तो बन जाओ तुम, बिल्कुल मैम। अपने पैरों पे खड़े हो। खर्चे के लिए पैसे नहीं है जेब में, और कह रहे हो कि हमें जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो। तो पहले एक्सेप्ट करने के लिए उतना अपने आप को, ओशो जब अपना ये ट्वेल्थ या जो भी उस टाइम होता होगा, सीनियर सेकेंडरी जो भी करके, तो उनके पिताजी ने कहा कि आप कुछ मेडिकल की पढ़ाई करो, तो उन्होंने कहा कि मैं फिलोसफी पढ़ूंगा। तो ओशो के पिताजी ने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हें खर्चा नहीं दूंगा। हम्म। कह रहे यार मत दो खर्चा, और मैं पढ़ूंगा फिलोसफी। तो वो चले गए। और उसके बाद उनके पिताजी ने तो वैसे ही गुस्से में बोल दिया था कि मैं खर्चा नहीं दूंगा। उन्होंने कभी खर्चा नहीं दिया अपने पिताजी से। वो उनको किताबों का इतना शौक था, वो किसी कहीं जर्नलिस्ट की जॉब करते थे, उनको 80 रुपये मिलते थे, तो वो 80 रुपये से किताबें खरीद रहे थे। और एक रात वो एक इंसिडेंट से बताते हैं कि उनके जो मकान मालिक ने उनको घर से बाहर फेंक दिया, और वो लैम्प पोस्ट के नीचे किताब पढ़ रहे हैं, और इतनी ठंड थी कि पड़े पड़े वो जम गए। तो सुबह किसी ने उनको देखा, तो वो उसको रिक्शे में डाल के घर लेके आए, उनको थोड़ा संभाला। लेकिन उन्होंने अपने फादर से कभी पैसे नहीं लिए। और मैम मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ओशो की फैमिली थी,
वो भी ओशो को बाद में मानने लगी थी, सब शरण में गए थे उनके ओशो के। उनके फादर ने संन्यास लिया, उनके मदर ने उनसे संन्यास लिया, तो पहला गुरु होगा कि जिसके पिताजी ने, पिता भी, हाँ। पिता ने उनको गुरु माना। सारी फैमिली मानती है, सारी फैमिली, उनकी बहनें, उनके बहनोई, उनकी ब्रदर, उनकी भाभियाँ, सब ओशो फॉलो वाले, सबने उनसे संन्यास लिया। तो मैम हमारी ऑडियंस से आप मतलब कुछ कहना चाहोगे ओशो के बारे में? ओशो, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ओशो को ना एक ढाल की तरह इस्तेमाल मत करो। एक्चुअल में अगर आप जानना चाहते हो ओशो के बारे में तो इसकी किताबें पढ़ो, जो भी आपको, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपको कबीर में इंटरेस्ट है तो आप कबीर पढ़ो, मीरा में इंटरेस्ट है तो मीरा पढ़ो, जैन धर्म को अगर आप समझने चाहते हो तो आप क्यों की त्यों धरती नीचे दरिया पढ़ो, एस धम्मो सनातनो पढ़ो, लॉर्ड से पढ़ो, तो जो अगर आप सरदार हो तो आप एक ओंकार सतनाम पढ़ो, तो बहुत सारी हर चीज़ पे उनकी किताब है, वो रखवानी है, तो वो पढ़ो। और पढ़ने के बाद कहते हैं ना वो नीम हकीम खतरा जान, तो लोग आप यूट्यूब पे सुन सुन के अधूरे लेक्चर्स तो आप उस पर अपनी राय बनाते हो, तो वो मत बनाओ, पूरी सीरीज पढ़ो और फिर उसके बाद अपना उसका निष्कर्ष निकालो। आई मीन कहने का मतलब है कि ओशो को हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि पहले तो हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद तर्क करेंगे। बिना रिसर्च के हमें तर्क नहीं करना है और बिना रिसर्च के आपको ओशो को जोड़ना भी नहीं है। तो मैं हम लोग बस आपसे और सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले रिसर्च कीजिए जो इस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो, उसके बाद हम हमारे साथ ज्वाइन हुई। एंड मैम आपके साथ बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं आपसे मिला और आपके बारे में जाना। मैम आपके जो भी फाउंडेशन है आपका तथास्तु, इसको ना हम एक दिन मैं बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को भी कि तथास्तु को ज्वाइन कीजिए। और हमारे जो स्कूल्स हैं और फैकल्टीज हैं, अगर आप लोग भी देख रहे हो तो मैम के सेमिनार्स होते हैं, उनको भी ज्वाइन कीजिए एंड अपनी फैकल्टीज को भी हमें मौका दीजिए कि हम उसमें भी एक सेमिनार कर सकें। थैंक यू। या वेलकम मैम।